हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, राधे राधे साथियों। हमारे चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी के लिए हम तैयारी जो कि जीके के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और इस पे पूरा यूथ का जो प्रैक्टिस सेट है पूरा हम एनालिसिस करवा रहे हैं। और आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी को मेरी वीडियो देख देख के आप पूरा जो सेट होता है पूरे सेट मतलब इसी से एनालिसिस कर सकते हैं और समझाते हुए भी चल रहे हैं। ठीक है साथियों, चलो 2 वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी हैं। इससे पहले उन वीडियो को भी सबसे पहले देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या है, पहला है 26 और इससे पहले जो 2 वीडियो डली हैं उसमें 25 तक क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए। ठीक है, अब 26वां यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्रों में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलहटी क्षेत्रों में। ऑप्शन जो ए दिख रहा है, ऑप्शन जो ए दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्रों में हुआ था। क्या हुआ था? मतलब जो तलहटी है उस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखना। ठीक है, अब 27वां क्या क्वेश्चन है? 27वां देखते हैं। 27वां में है हड़प्पा सभ्यता जो 2500 बीसी के आसपास का विकास है किया जाता है। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आज जो 25 बीसी के आसपास जो विकास हुआ था उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो ऑप्शन जो बी दिख रहा है भाई, ऑप्शन जो बी दिख रहा है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम डिटेल में। बी ऑप्शन देखो क्या है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास मतलब विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विकास पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमारी जिले में स्थित इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। आपको पता चल गया किस किसने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो 28वां है। 28वां क्या है? भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से हुआ था जो कि लगभग अस्तित्व में नहीं था। तब क्या था? अस्तित्व में नहीं था। जो ए ऑप्शन दिख रहा है आपको 2500 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 29वां, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो ईंटों के बने भवन जो होते थे उन्हीं के बारे में। ठीक है, तो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? ईंटों के बने हुए भवन। यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग भी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय ईंटें एक निश्चित अनुपात में 4:2:1 में थी। तब क्या थी? 4:2:1 में थी। ठीक है, इतना आप इसे विशेष तरीके से आप ध्यान रखना। अब देखो अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो डी ऑप्शन दिखा रहा है आपका कैश युगीन सभ्यता थी। कैश मतलब कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था जो कि तांबे और टिन का मिश्रण था। जो किस किस का मिश्रण था? तांबे और टिन का। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंध और उसकी सहायता नदियों के आसपास विस्तृत थी। ठीक है, कहाँ थी? नदियों के आसपास विस्तृत थी। ठीक है, आपका 30 क्वेश्चन हो गए। 30वां। अब अगला है आपका 30 के बाद है 31वां। ठीक है भाई, 31वां है। 31वां क्या है?
एक सेकंड। 31वां है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रण करते थे। किसका मिश्रण करते थे? जो बी ऑप्शन है, जो अयस्क है, कांस्य है, कांस्य, अयस्क नहीं है, कांस्य है, कांस्य है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32वां। 32वां क्या है भाई? 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कौन सा है? जो आजमगढ़ है, जो आजमगढ़ है वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का वो नहीं है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सैवधवन सभ्यता नागरी सभ्यता थी। सैवधवन सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चूंदड़ो और लोथक, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अथवा सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई भी नहीं था। यूपी का जो आजमगढ़ पड़ता है यूपी में, वो नहीं था, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला होता था। किसका? मुर्दों का टीला। जो सिंधु लिखा है, सिंधुई, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजक और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। कौन सा शहर है? परिपक्व शहर है। अगला है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते हैं? ये आपके जो विष्णु हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं क्यों नहीं करते। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर स्थापित स्वरचित चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुषों को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाहिने तरफ हाथी एवं बाघ, बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसों का अंकन हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरक की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। जैसे पशु पक्षी और जल और वृक्ष, सर्प आदि, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। किस किस की करते हैं? विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पूजा करते थे। कौन करते थे? जो डी ऑप्शन है पशुपत, वो इसकी, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख्य देवताओं को पशुपत की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर में लिखी जाती है। किस तरफ से? दाईं ओर से बाईं ओर में लिखी जाती है। अगला है, सिंधु किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक वेदों के एक दल में मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया गया था? कब किया गया था? आपको पता होना चाहिए भाई। अगर नहीं पता है तो आप जान लें, ठीक है। क्या करें? आप जान लें, ठीक है। 36वां उसके बारे में जाने। जो 80 है, देखो, जो 1980 में जर्मनी और इतावली के, कौन सा? इतावली पुरातत्व वेदों की संयुक्त टीम में मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण का प्रारंभ किया गया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया था। 1990
R.S. बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया था। किसका? उत्खननों का। अगला है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्ष देखा था? कौन सा पशु अक्ष देखा था? देखो भाई, कौन सा देखा था? आपका जो ए है वो ए है भाई, वो क्या देखा था? बैल। जो बैल है उसी के बारे में आपको जिक्र किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या था क्या नहीं था। ठीक है भाई। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ और बकरी व पशु जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय हैं इन हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्बा और उर सागर शहरों में तथा इनके सच मोहनजोदड़ो, लोथक तथा कालीबंगा से मिली थी, जिसे जिसे इनके व्यापक क्रियाओं का बोध होता है। व्यापक क्रियाओं का बोध होता है। अब यह है 38वां, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो हमारा जो बी ऑप्शन दिख रहा है, जो वाड़ा है उसके बारे में, ठीक है, चर्चा की गई है। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का वाड़ा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था, जबकि बालाकोटा से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चुनौधड़ों से वक्राकार ईंटों प्राप्त हुई। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछिपा तथा पक्षीकारी की वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी। कितना क्वेश्चन हो गया भाई? आपका क्वेश्चन हो गए भाई, क्वेश्चन हो गए 38। 38 के बाद है 38 के बाद 38, एक मिनट भाई, 38। इसके बाद देखो, इसके बाद 38, 39 यहाँ से अब आपके आ गए वैदिक काल के क्वेश्चन। वैदिक काल अभी तक चल रहे थे पाषाण काल के, अब वैदिक काल के बारे में जानते हैं। ठीक है, वैदिक काल क्या है? अब वैदिक काल के बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे भाई कि वैदिक काल और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो कराएंगे। ठीक है, वैदिक काल ये है ऋग्वेद में और 1028 सूत्र हैं, जिन्हें हम 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इसे हम कहते हैं मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मंडल के नाम से। ऋग्वेद में जो 28 सूत्र हैं, जिन्हें हम 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें हम मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? कौन सा है? ये उपनिषद। किसका है? उपनिषदों का। ठीक है, उपनिषदों का। इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं डिटेल में। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यम जयते मुंडक से लिया गया है। प्राणों की संख्या 18 है, जिसमें से मत्स्य प्राण सबसे प्राचीन प्राण हैं। कैसे हैं? सबसे प्राचीन प्राण हैं। 41वां क्या है भाई? 41वां आपका हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों का
उपचारक और धन के दाता माना जाता है। किसका? धर्म का दाता माना जाता है। ठीक है, धर्म का दाता माना जाता है। ठीक है भाई। अब 41 में क्या था? 41 में आपका था जो डी ऑप्शन दिख रहा है, जो डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन सोम दिख रहा था, सोम, उसी के बारे में। ठीक है, डिटेल में। अब अगला है इसके बारे में, 41 के बारे में थोड़ा जान ले। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन का देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यमराज को मृत देवता भी माना गया है। अगला है निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं हैं? बताइए भाई, इसके बारे में थोड़ा जानते हो तो बताइए। जो डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, वैशेषिक, जो वैशेषिक है उसी के बारे में दिया गया है। उसी वैशेषिक क्या है? वैशेषिक के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक धर्म का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना। वैशेषिक दर्शन में न्याय धर्म के 16 तथ्यों की अपेक्षा केवल 7 तथ्यों का स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसके बारे में जान लिया आपने। अगला है भाई, निम्नलिखित में से वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है कौन सा? यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के बारे में आप जाने। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को ऊर्ध्वय युग कहा जाता है। इसमें यज्ञों का नियम, विद्वान संचालक तथा बलिदान की विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसे 10 मंडल, 28 सूत्री एवं लगभग 10 या 600 ऋचिकाएँ हैं। इसे ऋचिकाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होर्त कहते हैं। सामवेद में यज्ञों का अवसार पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इस पाठकर्ता का उद्गाता कहते हैं तथा अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित, जिसमें कुल 771 सूत्र और 6000 मंत्र हैं। कितने? 6000 मंत्र हैं। अगला है 44वां भाई। 44वां क्या है? यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद से संबंधित जो आपका दिख रहा है, यज्ञ के अनुष्ठानों। तो अगला है यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों का संग्रह 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अर्थवेद में। यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद 2 शाखाओं का कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद से माना गया है। ठीक है, अगला है 45वां क्या है? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल
यजुर्वेद और कृष्ण। यजुर्वेद की कितनी 2 शाखाएं, ध्यान रखना। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्टल शुक्ल यजुर्वेद के दुख शाखाओं तथा कृष्ण यजुर्वेद की कंठ मंदाकिनी हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा। अगला है 46 में क्या है भाई, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहीति का क्या अर्थ माना गया है। 46वां है जो संग्रहीति का क्या अर्थ माना गया है। संग्रहीति का क्या अर्थ माना गया है। संग्रहीति का अर्थ जो मान लीजिए आपको, संग्रहीति का अर्थ क्या है, जो ए ऑप्शन दिख रहा है कोष्ठाध्यक्ष खंजाची, जो खंजाची माना गया है। ठीक है, अगला है 47वां से, इसके बारे में थोड़ा देख लो खंजाची के बारे में भाई। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित का अर्थ है कोष्ठाध्यक्ष खंजाची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वैद ग्रंथ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद माने गए हैं। अगला है हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के लिए माध्यम से जीवन का पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा पुरुषत्व नहीं है। कौन सा पुरुषत्व नहीं है। नहीं के बारे में पूछा गया है भाई। नहीं के बारे में जो बी ऑप्शन देख रहा है भाई, सात्विक। क्या है, सात्विक। इसके बारे में जानते हैं भाई। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने के हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषत्व पर भी निर्भर थी। पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। इस पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुख का सुभोग धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष दृढ़ों में अतः विकल्प का सात्विक पुरुष नहीं माना गया है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है, जो सी है पिटक। पिटक क्या है, ये इसका हिस्सा नहीं माना गया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वैदिक हिंदू धर्म का आधारभूत ग्रंथ जिनकी 4 जो हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगला है इन सभी वेदों का ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों चारों वैदिक साहित्य तथा इनके ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषदों मिलाकर साहित्य कहलाता है। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म के पिटकों का ग्रंथ के समान ही महत्व पिटक 3 है। ठीक है, उसके बारे में जाएंगे। पहला है विनय पिटक, बौद्धिक धर्म व संग्रह के नियम का संकलन। दूसरा है सुप्त पिटक, जो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अगला है 3 अभिधम्मा पिटक, जिसे हम दार्शनिक क्रियाओं का कल्पना को की गई है। 39वां है आपका 39 क्वेश्चन है, क्या है हिंदू धर्म में इनमें से किस देवताओं को सृजनात्मकता माना जाता है। जो ए ऑप्शन है ब्रह्मा को माना जाता है। हिंदू धर्म में सृजनात्मकता का देवता ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु को इसे सृष्टि के संचालन करता तथा इसके भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। अगला है भाई 50वां क्या है भाई, 50वां और देखते हैं। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय, आरण्यक,
की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठवें अध्याय में संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जानते हैं। और इस ऐतरेयक उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्यन की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल और 10-28 सूक्त, लगभग 10 या 600 रचनाएँ हैं। इस वेदों के रचनाओं में पढ़ने वाले ऋषि को हेरत कहते हैं। इस वेद को आर्य राजनीतिक एवं प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हेलो साथियों, हमारे चैनल में अगर जो कोई एनालिसिस आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ऐसे ही हम पूरी जो आपकी यूथ वाली है वो पूरी कंप्लीट इसी यूट्यूब के माध्यम से हम करा देंगे, ठीक है। और अगर हमारे कुछ एनालिसिस समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर भेजना चाहते हो तो और भी किसी को शेयर कर देना, क्योंकि इस पर हम पूरा प्रैक्टिस सेट जो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा करवाएंगे। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों।